नमस्कार। कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरे देश की निगाह इन चुनावों के ऊपर है। इन चुनावों में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी कमान लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के हाथों में हैं। तेजस्वी जो कि पार्टी का चेहरा हैं, वो बड़े ही जोश और खरोश के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा चुनावों से महज कुछ दिनों पहले ही रामविलास पासवान का देहांत हो गया और अब उनकी पार्टी की कमान इन चुनावों में उनके बेटे के हाथों में है। उनके बेटे वैसे तो पहले ही अपने बाप की गद्दी संभाल चुके हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन ये उनका पहला बड़ा इम्तिहान है जिसमें वो बिना अपने पिता के चुनाव में उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा रही है, लेकिन इन चुनावों में वो अलग लड़ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी पैंतरा है। वो ये चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी की कुछ इतनी सीटें आ जाएं ताकि वो आगे चलकर नीतीश कुमार के साथ सही से सौदा कर सके। और इन चुनावों में नीतीश कुमार जो है वो लगातार 5वीं मरतबा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार वो पहले एक हफ्ते के लिए बने थे। वो 5वीं बार मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। बिहार की जो राजनीति है उसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हिस्सा तो वो जो जनता दल से पहले का था, यानी कि जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले का था, जिसमें जो लोगों का, नेताओं का जो मास बेस होता था, जो उनका जनाधार होता था, उससे कहीं ज़्यादा इस बात पर मुख्यमंत्री बनते बिगड़ते थे कि वो जो दिल्ली दरबार है वहाँ पर वो उनकी कैसी चलती है, कैसी नहीं चलती है। और जो तथाकथित ऊंची जातियाँ हैं और उनका ही एक वर्चस्व रहा, ख़ास तौर से ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थों का। लेकिन इसके बाद जो है वो बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। और बिहार की राजनीति में इसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार का युग रहा है 15-15 बरस तक। और कांग्रेस जो है, जो कभी वहाँ सत्ता में रहा करती थी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गायब हो गई है पूरी तरीके से। और गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति पहले इन सूबों में चला करती थी, अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब कांग्रेस ही नहीं बची तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति क्या करेगी। नीतीश कुमार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं बिहार में। और सही बात तो ये है कि नीतीश कुमार को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल हुआ है वो बीजेपी की मेहरबानी से ही हासिल हुआ है। यूँ तो वो MOS थे नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चली थी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी थी उनकी, वो समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ उन्होंने बहुत प्रचार किया, बड़ा हो हल्ला उनका मचा। उन्होंने खूब हेलीकॉप्टर से दौरे किए, लेकिन वो 6-7 सीटें आई समता पार्टी की और वो नहीं चल पाए। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी एनडीए की, उसमें केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने। उनके पास रेलवे और भूतल परिवहन जैसे मंत्रालय रहे। बाद में वो बिहार की राजनीति में गए, एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने और फिर जो है उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद वो पहुँचे 2005 में जो चुनाव हुए वो एक ही साल में 2 मरतबा चुनाव हो गए। पहले शायद फरवरी में हुए थे, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में थे। और उस चुनाव में पहले जब इलेक्शन हुए तो राष्ट्रीय जनता दल की और लोक जनशक्ति पार्टी की अच्छी सीटें आई, लेकिन जब वो दोबारा इलेक्शन हुए तो दोनों पार्टियों की सीटें घट गईं और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सीटें बढ़ गई। वो एक जनता का मिजाज है कि जब जनता किसी को हराने पर आ जाती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझ लेना चाहिए और अपनी शिकस्त जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप हार नहीं मानते हैं तो अगली मरतबा जनता आपको और शिद्दत से हराती है। ये बिहार का जो है मिजाज रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी का, वो 2010 में हुआ, जब दोनों पार्टियों ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और राष्ट्रीय जनता दल महज 20-22 सीटों पर सिमट कर रह गई, एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी। और इसके बाद जो है वो नीतीश कुमार की एक ब्रांडिंग हुई, राहुल गांधी तक ने उनकी तारीफ़ की और
इस तारीफ़ के नशे में, खुमार में नीतीश कुमार ने क्या सोचा, उन्हें लगा कि नहीं, अब जो बिहार का जो कैनवस है वो उनके लिए छोटा है, उन्हें तो अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर निभानी चाहिए और हो सकता है कि जो सरकार बने गैर कांग्रेसी, गैर यूपीए वाली, तो वो एक सर्वमान्य कैंडिडेट हों प्रधानमंत्री पद के लिए। अपने इस ख्वाब के ही चक्कर में उन्होंने बीजेपी से बिगाड़ी और उसके बाद उन्हें अपनी उस पुरानी हैसियत का अंदाज़ा हुआ जो समता पार्टी के ज़माने में जब उनकी 6-7 सीटें आई थी। जनता दल यूनाइटेड महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहाँ तक कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उनकी भी सीट 3 थी और रामविलास पासवान की भी 6 सीटें आ गईं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का गठबंधन हुआ जिसमें उन्हें बड़ी ज़बरदस्त जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन फिर क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक स्वभाव है, उस स्वभाव के चलते हुए उनकी वहाँ भी नहीं बन पाई और वो दोबारा लौटकर बीजेपी के साथ आ गए। तब तक उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि प्रधानमंत्री का जो सपना है वो सिर्फ सपना ही रहेगा, वो मुकम्मल होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो अपनी बिहार की जागीर है वो उनके लिए हमेशा कायम रह सकती है। सही बात तो ये है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार से थक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने दम पर बिहार में सत्ता में आना चाहती है और यही वजह है कि वो कुछ ऐसा कर रही है कि वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है जो गठबंधन में उत्साह होना चाहिए। सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की दोस्ती में जेडीयू को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपनी बहुत सारी जीती हुई जो सीटें थी वो जेडीयू के हवाले कर दी और कुछ नीतीश कुमार का मिजाज ऐसा है कि जो समर्पण की भावना होनी चाहिए एक ऐसी पार्टी के प्रति जिसने उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ दिया, ऐसा समर्पण है नहीं। नीतीश कुमार को एक अपने ही तरह का एक कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर एक पता नहीं कौन सी भावना है। वो अपनी ही एक राजनीति करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, उनके साथ तमाम लोग हैं, पिछड़ी जातियाँ उनके साथ हैं और मुसलमानों में भी उनकी बड़ी जो है वो लोकप्रियता है और इसी चक्कर में वो अपना एक अलग ही मिजाज रखे हुए हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि नीतीश कुमार की कोई आज़ाद हैसियत नहीं है। अगर वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे बिना आरजेडी या बीजेपी के सहयोग के, तो वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे विधानसभा में और लोकसभा में महज वो 1-2 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे, वो भी तब जब उनकी सरकार हो। इस बारे में कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके ऊपर कोई इस तरीके के इल्ज़ामात नहीं लगे जैसे कि लालू यादव के ऊपर थे। लेकिन बावजूद इसके अब बिहार के लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक नाराज़गी पैदा हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं उनको अंदर खाने पसंद नहीं कर रहा है। इन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो एक मीडिया है, जो दिल्ली का मीडिया है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम का ढोंग करता है लेकिन असल में उसकी जो जहनीत है वो वही पुरानी वाली है, वो आजकल तेजस्वी यादव को प्रमोट करने पर लगा हुआ है। उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तेजस्वी कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहरहाल परिणाम क्या रहेंगे इसकी सटीक भविष्यवाणी करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों का अंदाज़ा है, जो पॉलिटिकल पंडितों का अंदाज़ा, उसके हिसाब से ऐसा ना हो पाए कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हों, एक बार फिर ये गठबंधन जीत जाए। लेकिन एक बात जो शर्ती है वो ये है कि जो 15 वर्ष का लालू यादव का युग था, उसके बाद जो नीतीश कुमार का ये 15 साल का जो युग है वो ख़त्म होने जा रहा है। भले नीतीश कुमार चुनाव जीत जाएं, लेकिन ये शायद उनकी अंतिम पारी हो और इसके अलावा जो उनका एक आभा मंडल था, जो प्रभाव था, वो बढ़ेगा नहीं, वो बहुत धूमिल होने जा रहा है। इसके अलावा एक सच और भी है, कोई भी जीते या कोई भी हारे, लेकिन बिहार में जो भविष्य की राजनीति है, उसके खिलाड़ियों की जो भूमिका है वो लगभग तय हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले कई दशकों तक बिहार की राजनीति में तेजस्वी, तेज प्रताप, चिराग पासवान, इनका दखल होने जा रहा है। रहा सवाल नीतीश कुमार के बेटे का तो उन्हें तो कोई जानता भी नहीं है और वो शायद उन्हें दिलचस्पी नहीं है सियासत में आने की। आने वाले वक्त में क्या होगा इसकी तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी वो टिक पाएंगे लालू यादव और रामविलास पासवान के बेटे के सामने, ऐसा लगता नहीं है। बाकी बिहार की राजनीति में और भी कई खिलाड़ी हैं, जो होती कोई फिल्म होती है उसकी जो एक्स्ट्रा स्टार कास्ट होती है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पप्पू यादव हैं
वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश साहनी की, वो है, और नीतीश कुमार के जो पसंदीदा रहे कभी जीतन राम मांझी, वो भी हैं, और तमाम तरह के लोग हैं। एक नई कैंडिडेट आई है जो सीधे चीफ मिनिस्टर पद की दावेदार है, पुष्पम प्रिया चौधरी, बाहर से पढ़कर आई है, बाहर की जो उसकी पढ़ाई है वो उसका भौकाल है, अंग्रेज़ी बोलती है। ये बात अलग है कि अच्छा क्राउड फंडिंग की बात करती है, चलती ऑडी में है, और कुछ कहो तो कहती है और नेताओं से जाकर पूछो जो हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। सही बात तो ये है कि पिताजी एमएलसी रहे हैं और पिताजी का जो सरमाया है उससे ही बेटी जो है वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है। बहरहाल कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, वो अगर अपनी सीट जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि वो बनना तो लेडी केजरीवाल चाहती हैं बिहार की, लेकिन बिहार और दिल्ली की जो जनता है उसका जो मनोविज्ञान है, दोनों में फ़र्क है। और केजरीवाल जो है वो केजरीवाल हैं। धूर्तता के मामले में केजरीवाल का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। जब उन्हें बीजेपी नहीं हरा पाई दिल्ली में तो कोई क्या हराएगा। इसके अलावा एक है वो जो ओवैसी साहब हैं, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो पार्टी के वहाँ के बिहार के अध्यक्ष वगैरह हैं, प्रभारी वगैरह हैं, उनका जो जलवा है वो भी अपने आप में वो भी फैसला कर रहे हैं टिकट किसे दिया जाए किसे ना दिया जाए। उनके यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी पार्टी को कामयाबी मिली, अगर बिहार का मुसलमान बड़ी तादाद में ओवैसी के साथ गया तो आगे चलकर उससे बहुत नुकसान होगा। वैसे भी जो हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर जो सबसे ज़्यादा मुखर है वो बिहार का मुसलमान है, चाहे वो देश के किसी दूसरे हिस्से में नौकरी कर रहा हो या मुलाजमत के सिलसिले में विदेश में हो। वो जो सबसे ज़्यादा तीखी टिप्पणी करता है, सबसे ज़्यादा खिलाफ बोलता है, वो वही बोलता है। वो सब कुछ भूल चुका है, उसके दिमाग में कुछ याद नहीं है कि क्या था पार्टीशन, क्या था मुस्लिम लीग को वोट करना, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे बांग्लादेश बना। वो अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। और अगर ओवैसी को कामयाबी मिली, मुसलमानों की अक्सरियत चली गई उनकी पार्टी के साथ, तो फिर जो और उन दूसरे समर्थक हैं बिहार में, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो उन्हें शायद उस ज़मीनी हकीकत का एहसास कराएं जिससे वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर अभी तक अनजान हैं। रहा सवाल बिहार में कांग्रेस का, तो कांग्रेस का अध्याय जो है वो काफ़ी दिनों पहले ही बिहार उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुका है। 2009 में जरूर उत्तर प्रदेश में एक अंगड़ाई सी ली थी कांग्रेस ने, लेकिन अब कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। और हाँ, इतना ज़रूर है कि गठबंधन के चक्कर में जैसे पिछली मरतबा उसकी 26-27 सीटें आ गई थी, थोड़ा बहुत सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला। हो सकता है कि किसी गठबंधन की सरकार बने तो उसमें उसी तरह की भूमिका उसे आगे चलकर हासिल हो जाए। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने बिहार को लेकर अपनी जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं है। वो बिहार में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं कर पाई जो कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यहाँ तक कि रामविलास पासवान की टक्कर का हो, और शायद वो पैदा करना भी नहीं चाहती। जिस तरह से कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था, दिल्ली से तय कर दिया गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन वो वक्त दूसरा था। उस वक्त जो राजनीति होती थी वो अलग किस्म की होती थी। लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन जो उनकी पारंपरिक दिमाग की धूर्तता होती थी उसके चक्कर में वो जीत जाया करते थे। और जो वाकई डिज़र्विंग कैंडिडेट हुआ करते थे, जिनके पीछे जनता होती थी, वो पीछे रह जाया करते थे। और यही बीजेपी के साथ है। बीजेपी के वहाँ जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राज्य के स्तर पर, वो सुशील कुमार मोदी हैं। और मोदी जी की जो शख्सियत है, लगती नहीं है कि वो दूसरे नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं, उनके सामने टिक पाएँ। बाकी और उनके नेता हैं जैसे शाहनवाज हुसैन हैं, तो अब समझ सकते हैं कि बीजेपी का नेता शाहनवाज हुसैन जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कैसे हो सकता है। केंद्र मंत्री बन सकता है, अलग बात है। दूसरे और कई हैं, राजीव प्रताप रूडी वो साहब जो हैं, जो होम मिनिस्ट्री से रिटायर होकर आए थे वो, और सिन्हा साहब तो खैर को भवन में चले गए। वो एक चॉइस हो सकते थे, लेकिन वो चले गए। अब क्या उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। और दूसरे हैं एक जो हमारे वो थे राधा मोहन सिंह जो थे, वो मिनिस्टर थे, वो भी सब ऐसे ही चले गए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो उसके साथ वही प्रॉब्लम होगी जो वो और जगह होती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएगी, जैसे झारखंड में रघुवर दास है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर है,
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई तो फडणवीस की वजह से नहीं बन पाई। फडणवीस जैसे आदमी को आपने एमएलसी बनाया, वो इसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन आपने फिर उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। बहरहाल ये जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं, कांग्रेस, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, ये उनकी अंदर की सियासत का जो है वो एक हिस्सा होता है। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जैसे कि उसके पास और जगह हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में बाबा आ गए हैं, बाबा का मिजाज चाहे कैसे हो, लेकिन बाबा की लोकप्रियता में तो खैर कोई कमी नहीं है। तो बिहार में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। और बिहार जैसे बड़े राज्य में जब तक बीजेपी जो है कोई इतने बड़े स्तर का नेता पैदा नहीं करेगी जितने दूसरे हैं, तब तक उसे कोई ख़ास कामयाबी, भले वो जीत जाए लेकिन वो एक स्थायी कामयाबी नहीं होगी। यहाँ तक कि झारखंड जैसे राज्य में उसके पास अर्जुन मुंडा और मरांडी साहब भी पहले थे, फिर बाद में आए गए जो कुछ भी है, लेकिन हैं दो नेता हैं जो वहाँ पे राज्य स्तर के हैं। लेकिन बिहार में कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा नेता हो जो सबको साथ लेकर चल सकता हो और बिहार की तरफ से बीजेपी का एक चेहरा बन सके। बिहार के पास वो ताकत है, वो तौफीक है। जब बिहार की संतान पूरे देश के निर्माण में अपना योगदान देती है तो क्या वो अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करेगी। लेकिन बात यह है कि सारी जो कमी है वो राजनीतिक प्रबंधन की कमी है। जो एक नेतृत्व मिलना चाहिए, जो क्रांतिकारी नेतृत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो देश में सबसे बेहतर थी। अब कैसी है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी राज्य में समृद्धि आती है तो इससे नहीं आती है कि बच्चों ने कंपटीशन पास कर लिया और वो आईएएस बन गया कोई, या फिर कहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है, ये व्यक्तिगत समृद्धि का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी आती है वो आती है हमेशा कि वहाँ की काश्तकारी, क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, कि वहाँ की कृषि कैसी है, खेती बाड़ी कैसी है, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, दस्तकारी है, और दूसरे वो जो हैं वो काम कैसा चल रहा है, इससे एक समृद्धि आती है। हिंदुस्तान में जो सबसे संपन्न इलाके हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ जो समृद्धि है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लेने से नहीं है, वो इस बात से है क्योंकि वहाँ का जो ढांचा है, वो चाहे खेती बाड़ी का हो या तमाम चीज़ों का हो। वहाँ बिहार के लोग भी कहते हैं कि नहीं, हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पंजाब में किया, इसलिए वहाँ पे जो है वो समृद्धि आ गई। ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि बिहार की तस्वीर ख़राब दिखाई जाती है। लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब उजाड़ है, वीरान है। जाकर देखोगे तो खेती बाड़ी वहाँ खूब अच्छी होती है, तमाम तरह की जो वहाँ फसलें होती हैं, बहुत अच्छा ढांचा है। जो कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें और अमूमन पूरे उत्तर भारत जैसा ही माहौल है जो और राज्य हैं। बस ये है कि सारा खेल जो है वो ये है कि जो बिहार की मेधा है उसका इस्तेमाल हो तो रहा है, लेकिन बिहार से ज़्यादा जो बिहार के बाहर के राज्य हैं वहाँ हो रहा है। बिहार के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, उन्होंने बेमिसाल कामयाबी हासिल की है हर सेक्टर में, आईटी से लेकर सरकारी नौकरियों तक, हर जगह है। न्यूज़ चैनल जितने भी हैं उसमें आपको बिहार के लोग मिलेंगे। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे मुंबई तो आपको ज़्यादातर बिहार के लड़के लिखने वाले, टेक्नीशियन, तमाम वही मिलेंगे। तो ये है कि जो डेवलपमेंट अपने यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो जो वहाँ के नौजवान हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत बदनाम किया है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव का जो मखौल वाला अंदाज़ है, अपना जो इस तरीके से बोलते हैं, लोगों से पेश आते हैं, ठीक है, उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उससे एक नेगेटिव इमेज बनी है बिहार की। अब उनके बेटे हैं, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि नहीं साहब वो 8वीं पास है। अब 8वीं पास हो या वो अंगूठा छाप हो, लेकिन सही बात तो ये है कि तेजस्वी बोलने में, तमाम बातों में अपने बाप से ज़्यादा बेहतर हैं। उनके पिताजी भले ही ग्रेजुएट सही, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, खैर उनकी परवरिश अलग माहौल में हुई है, वो तो फिल्म स्टार भी रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी आ रही है, हम पुष्पम प्रिया का खैर मजाक उड़ाएं कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी उसका भी अंदाज़ बढ़िया है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है जो बिहार की उभर के सामने आ रही है कि पहले जो अंदाज़ था, जैसे हमारे रघुवंश बाबू थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो भी वही देहाती तरीके से बोलते थे। देहाती तरीके से बोलने का मतलब ये नहीं है कि अपमानित करने वाली बात नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, तमाम बात है, लेकिन केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप अपनी जो भाषा है उसे ऐसा बना दें कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। नहीं, आपकी जो
आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आपके तौर तरीक़ों में झलकनी चाहिए। अब या तो फिर आप ऐसा नाटक करें जैसे अरविंद केजरीवाल करता है कि वो ढीली सी पैंट और नीचे ढीली सी कमीज, दाढ़ी बढ़ा ली, चप्पल पहन ली, लोग कहते हैं भाई वाह। ठीक है, वो भूल जाते हैं कि ये आदमी खुद IITian है, खुद अफसर था, उसकी बीवी अफसर रही और तमाम जो बड़े फैमिली से था। तो ऐसा होता है हिंदुस्तान में, यहाँ पे लोग जो है समझाने से कहीं ज़्यादा बहकाने से काबू में आते हैं। ये जो समय है ये छवि परिवर्तन का समय है और ये नेताओं को भी समझना चाहिए। लॉकडाउन में पूरे देश में जो काम करने वाला जो मेहनतकश तबका था वो कहाँ पे आया है? जैसे वो बिहार का था, वापस लौट कर अपने गाँव ही तो आया और गाँव ने उसे रोटी दी, ऐसा तो नहीं है। बड़े शहर ने तो उसको ठुकरा दिया, वो उसे कुछ 10-20 दिन नहीं रख पाया, जिसकी खिदमत में वहाँ लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। लौट के उन्हें अपने गाँव आना पड़ा। और जो हमारे नेता हैं आजकल के, उन्हें ये बात समझनी होगी कि नई पीढ़ी को पुराने तरीक़ों से बहकाना मुमकिन नहीं है। जो सामाजिक न्याय की जो कहानी थी, जो बातें थी, जो वादे थे, अब वो सामाजिक न्याय का अध्याय लगभग पूरा हो गया है। अब ऐसी कोई जाति नहीं है जो इस तरीके के किसी तरह के अत्याचार या गैर बराबरी का ऐसे सामना करती हो जैसा वो दशकों पहले हुआ करता था। अब जो समय है वो आर्थिक समता का समय है कि आर्थिक समानता के लिए काम करना होगा। अब जो सामाजिक समानता है वो कागज़ों में तो ख़त्म, मतलब जो भेदभाव तो ख़त्म हो गया है, सामाजिक समानता हो चुकी है, लेकिन जो आर्थिक समानता है वो नहीं आई है। बहुत ज़्यादा जो है वो असमानता है, उसके लिए काम करना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नेताओं की बात समझनी होगी, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो या राजस्थान का हो, कि आप बहुत दिनों तक अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं और सिर्फ धर्म के आधार पर या जातीय मोर्चेबंदी के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जातीय राजनीति की जो शुरुआत है वो बिहार से हुई और हो सकता है कि इसका ख़ात्मा भी बिहार से ही हो। अब जिस तरह की बिहार की जो लीडरशिप आ रही है, जिस तरह के नौजवान लड़के लड़कियां और तमाम आ रहे हैं, उससे एक बहुत अच्छी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और आने वाले वक्त में जो बिहार है उसे सिर्फ लालू प्रसाद यादव से या दूसरे जो बिहार के लीडर हैं उनसे ही एसोसिएट करके नहीं देखा जाएगा। बिहार को एक चमकीली तस्वीर के साथ देखा जाएगा। और ये जो तमाम हैं वो जो नए आ रहे हैं वो ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, इनका जो अध्याय है वो लगभग समाप्ति हो चुका है और आने वाले वक्त में जो नई पीढ़ी है वो बिहार की एक चमकीली तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगी। ये सभी लोगों को उम्मीद है। नमस्कार, जय हिंद।